Hello everyone, welcome to today's discussion on social justice, not just कोटा। अर्थात सामाजिक न्याय सिर्फ कोटा नहीं। वर्तमान परिवेश में हर राजनीतिक परिदृश्य में आप समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ने को मिलता होगा, सुनने को मिलता है। हर जगह कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक न्याय की बात होती है और आरक्षण एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जिस पर हमेशा चर्चा चलती रहती है। और इन्हीं की वजह से वर्तमान में देखा जाए तो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में कोटा को लेकर के विवाद बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें सामाजिक न्याय को समझना जरूरी है और धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोटा के पीछे इतिहास क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस सिलेबस पर नजर डालें कि यह टॉपिक जनरल स्टडीज से कहां रिलेट करता है। इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एंड इन माय मेन एग्जामिनेशंस बिलोंग्स जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट यानी सामाजिक सशक्तिकरण एंड also belong general studies paper 2 welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and states and the performance of the schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. We need to look beyond the state and think of innovative ways to new NGOs, self-help groups and community charities to effectively address the needs of local Muslim communities. हमें राज्य से परे देखने की आवश्यकता है और एनजीओ मीन्स गैर सरकारी संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक दानदाताओं को स्थानीय मुस्लिम समुदायों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नवीन तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। All battles of social justice turn into battles for and against quota. Within quota, every group that suffers from any form of disadvantage or discrimination or just unmet need ask for reservation. Ex-servicemen, sexual minorities, displaced persons. The Indian state is like a surgeon standing at the operating table with just one big नाइफ फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। अर्थात सामाजिक न्याय के लिए सभी लड़ाइयां कोटा के पक्ष और विपक्ष में या कोटा के भीतर कोटा की लड़ाई में बदल जाती है। हर समूह जो किसी भी तरह के नुकसान या भेदभाव या सिर्फ अधूरी जरूरतों से पीड़ित है, रिजर्वेशन की मांग करता है, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, लैंगिक अल्पसंख्यक, विस्थापित व्यक्ति। भारतीय राज्य उस सर्जन की तरह है जो ऑपरेशन टेबल पर खड़ा है और उसके पास एक बड़ा चाकू है। नो वंडर देयर इज ए डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। द डिमांड गेन पेस एवर सिंस द सच्चर कमेटी रिपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड मुस्लिम एज ए सोशियो रिलीजियस ग्रुप। दो द सच्चर कमेटी रिपोर्ट refrained from recommending reservation for Muslims. It recorded their severe educational and economic disadvantages. The first official document to do so in a comprehensive manner. That means इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की मांग की जा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट
द्वारा मुसलमानों को एक सामाजिक धार्मिक समूह के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद से इस मांग ने गति पकड़ी है। हालांकि एशिया ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने से परहेज किया, लेकिन इसने उनके गंभीर शैक्षणिक और आर्थिक नुकसान को दर्ज किया, जो व्यापक तरीके से ऐसा करने वाला पहला आधिकारिक दस्तावेज था। In 2007, the National Commission for Linguistic and Religious Minorities recommended a 15% quota for minorities, means 10% for Muslims in jobs and education. This demand has found acceptance among many Muslim leaders and intellectuals as the community finds itself increasingly beleaguered on multiple fronts in recent years। अर्थात वर्ष 2007 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने नौकरियों और शिक्षा में अल्पसंख्यकों के लिए 15% कोटा अर्थात मुसलमानों के लिए 10% की सिफारिश की थी। इस मांग को कई मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों ने स्वीकार किया, क्योंकि हाल के वर्षों में समुदाय खुद को कई मोर्चों पर लगातार परेशान पाता है। A recently released report takes as point this conventional frame, authored by Hilal Ahmed, Mohammad Sanjeer M. Alam, and Najeem Praveen for the US-India Policy Institute and Center for Development Policy and Practice. The report, Rethinking Affirmative Action for Muslims in Contemporary India, pushes this debate forward in 3 steps। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट हमें इस पारंपरिक ढांचे से आगे ले जाती है। यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के लिए हिलाल अहमद, मोहम्मद संजीर आलम और नाजिमा परवीन द्वारा लिखित समकालीन भारत में मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर पुनर्विचार रिपोर्ट इस बहस को 3 चरणों में आगे बढ़ाती है। फर्स्ट, इट मेक्स ए केस फॉर व्हाई देयर इज ए नीड फॉर एफर्मेटिव एक्शन फॉर मुस्लिम्स, अर्थात सबसे पहले इस बात पर जोर देता है कि मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता क्यों है। सेकेंड, it acknowledges that reservation for the community as a whole is not a good solution। दूसरा, यह स्वीकार किया गया कि समग्र समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा समाधान नहीं है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, it suggests a bucket of policies to address the real and pressing disadvantages of various Muslim communities। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विभिन्न मुस्लिम समुदायों की वास्तविक और गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए नीतियों का एक समूह सुझाया गया है। So now let us discuss a brief history of religion based reservations in India। भारत में धर्म आधारित आरक्षण का इतिहास क्या है, इस पर नजर डालें। The Constitution of India moved away from equality, which refers to equal treatment for all, to equity, which ensures fairness and may require differential treatment or special measures for some groups। The Supreme Court has held that equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, confined and confined within traditional and doctrinal limits। अर्थात भारत का संविधान समानता, जो सभी के लिए समान व्यवहार की बात करता है, से हटकर समता की ओर चला गया, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और कुछ समूहों के लिए विभिन्न व्यवहार या विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसके कई पहलू और आयाम हैं
और इसे पारंपरिक और सिद्धांतवादी सीमाओं के भीतर बांधकर सीमित करके या सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसा मामला वीपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1973 में दिखा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1949 ड्रॉप्ड the word minorities from Article 296 of the draft Constitution, Article 335 of the present Constitution, but included Article 16 Clause 4 that enabled the state to make any provision for reservation in favor of any backward class of citizens which is not adequately represented in the services under the state। अर्थात वर्ष 1949 के संविधान ने मसौदा संविधान के अनुच्छेद 296 वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 335 में उल्लिखित से अल्पसंख्यक शब्दों को हटा दिया, लेकिन अनुच्छेद 16 क्लास 4 यानी 16 क्लास 4 को शामिल किया, जिसने राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में रिजर्वेशन के लिए कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाया जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। The first constitutional amendment inserted Article 15 Clause 4 which empowered the state to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens for the scheduled castes and scheduled tribes। अर्थात पहले संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 15 क्लास 4 जोड़ा गया, जिसने राज्यों को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। आर्टिकल 15 स्पेशली प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट citizens on grounds only of both religion and caste। After the Supreme Court's judgment in state of Kerala versus N.M. Thomas 1975, reservation is considered not an exception to the equality non-discrimination clauses of Article 15 Clause 1 and 16 Clause 1 but as an extension of equality। अनुच्छेद 15 विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। केरल राज्य बनाम एन थॉमस 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद रिजर्वेशन को आर्टिकल 15 क्लाज 1 एंड 16 क्लाज 1 के समानता या गैर भेदभाव खंडों का अपवाद नहीं माना जाता बल्कि समानता का विस्तार माना जाता, ऐसा जजमेंट में कहा। जब जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी 2006 फाउंड दैट द मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल एज ऑलमोस्ट एज बैकवर्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मोर बैकवर्ड देन non-Muslims OBCs, the Justice Ranganath Mishra Committee in 2007 suggested 15% reservation and for minorities including 10% for Muslims। अब आप समझिए कि जस्टिस जो राजेंद्र सच्चर कमेटी 2006 ने पाया कि मुस्लिम कम्युनिटी कुल मिलाकर एससी और एसटी जितना ही पिछड़ा हुआ है और गैर मुस्लिम ओबीसी से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी 2007 ने भी अल्पसंख्यकों के लिए 15% रिजर्वेशन का सुझाव दिया, जिसने मुसलमानों के लिए 10% शामिल है। बेस्ड ऑन these two reports, the UPA government in 2012 issued an executive order providing 4.5% reservation of minorities, not just Muslims, within the existing OBC quota of 27%. Since the order was issued only a few days before the assembly elections in UP, Uttarakhand, Punjab, Goa and Manipur, the election commission asked the government not to implement it. The Andhra Pradesh High Court quashed the order and the Supreme Court refused to stay the High Court's order। अर्थात इन दो रिपोर्टों के आधार पर
तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2012 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें मौजूदा 27% ओबीसी कोटे के भीतर अल्पसंख्यकों, न केवल मुसलमानों को 4.5% आरक्षण प्रदान किया गया। और चूंकि यह आदेश यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले जारी किया गया था, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट से इसे लागू न करने को कहा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। आर्टिकल 341 of the Constitution and the 1950 presidential order state that only Hindus are entitled to inclusion within scheduled castes. However, Sikhs were included within the SCs in 1956 and Buddhists in 1990. Muslims and Christians remain excluded. It could be argued that this too is religion-based reservation. अर्थात संविधान के अनुच्छेद 341 और 1950 के राष्ट्रपति आदेश में कहा गया कि केवल हिंदू ही अनुसूचित जातियों में शामिल होने के हकदार हैं। हालांकि सिखों को 1956 में और बौद्धों को 1990 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल किया गया था। मुस्लिम और ईसाई इससे बाहर रखे गए और इसके पीछे तर्क यह दिया जा सकता है कि यह भी धर्म आधारित आरक्षण है। अब हम बात करेंगे कि देखिए इस लेक्चर्स पर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एफर्मेटिव एक्शंस। इसका मतलब है सकारात्मक कार्रवाई क्या है। व्हाट इज द अफर्मेटिव एक्शन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट मीन्स भारतीय संविधान में दी गई सकारात्मक कार्रवाई क्या है। एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें। डिस्कस द रेशनल बिहाइंड रिजर्वेशंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। अर्थात भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के पीछे के तर्क पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट, शुड रिजर्वेशंस बी एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स एज ए कम्युनिटी और शुड अल्टरनेटिव अफर्मेटिव एक्शन बी कंसीडर्ड। अर्थात क्या मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या वैकल्पिक सकारात्मक कार्रवाइयों पर विचार किया जाना चाहिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिकमेंडेशंस of the Sachar Committee and Rangnath Mishra Commissions regarding the upliftment of Muslims in India। मीन्स भारत में मुसलमानों के उत्थान के संबंध में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों की तुलना और अंतर बताएं। तो देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ योर एग्जाम्स। सो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।